हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक के प्रकार। इससे पिछले वीडियो में हमने आपको अपवर्तनांक का अर्थ क्या होता है, व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लोग ये जानेंगे कि जो अपवर्तनांक के प्रकार होता है वो कितने प्रकार का होता है और क्या है उनकी डिफिनेशंस, इसके बारे में भी जानेंगे। लगे हाथ हम ये भी जानेंगे इसी वीडियो में कि प्रकाश के अंतर्गत जो रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट की प्रक्रिया होती है यानी प्रकाश की उत्क्रमणीयता की जो घटना होती है उसके बारे में भी जानेंगे। अपवर्तनांक के प्रकार में फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे अपवर्तनांक दो प्रकार का होता है। अपवर्तनांक दो प्रकार का होता है। अपवर्तनांक दो प्रकार का होता है। बात करेंगे वो कौन कौन से ऐसे अपवर्तनांक हैं जो दो प्रकार के होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम हेडिंग लिखेंगे निरपेक्ष अपवर्तनांक। पहला लिखेंगे निरपेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक। और जो दूसरा होगा उसका नाम है सापेक्ष अपवर्तनांक, सापेक्ष अपवर्तनांक वर्तनांक। तो इन दोनों टाइप्स में फर्स्ट अपवर्तनांक की हम हेडिंग लिखेंगे निरपेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक। इंग्लिश में इसे कहते हैं एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, निरपेक्ष अपवर्तनांक। ये निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या है, कैसे जानेंगे इसके बारे में, क्या है इसकी डिफिनीशन, सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो निरपेक्ष का मतलब है कि ऐसा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको फाइंड आउट करना है जिसमें एयर हो। किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप एयर के रिस्पेक्ट में यदि फाइंड आउट करते हैं तो उसे कहा जाएगा निरपेक्ष अपवर्तनांक। जैसे यदि हमने यहाँ पे लिखा ANG, हमने लिखा ANW, हमने लिखा ANL, तो इन सारे शब्दों का यही मतलब है कि A मीन्स है एयर यानी वायु, N का मतलब है अपवर्तनांक और G का मतलब है ग्लास यानी कांच। यानी ANG का मतलब होगा कि हम वायु के सापेक्ष ग्लास का यानी कांच का अपवर्तनांक निकाल रहे हैं। ANW का मतलब है कि हम वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू एयर फाइंड आउट कर रहे हैं, यानी वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक है। यहाँ पे ANL का मतलब है वायु के सापेक्ष किसी लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है यानी अपवर्तनांक है। तो जब किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक वायु के साथ ज्ञात किया जाएगा, एयर के साथ ज्ञात किया जाएगा, एयर के सापेक्ष ज्ञात किया जाएगा तो उसे कहा जाता है निरपेक्ष अपवर्तनांक। और ये डिफिनीशन लिखते हैं इसकी, वायु के सापेक्ष, वायु के सापेक्ष किसी माध्यम के अपवर्तनांक को, किसी माध्यम के अपवर्तनांक को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं, को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। जैसे हमने लिखा थी ANG इज इक्वल टू 3/2 या 1.5। हमने लिखा कि कांच का जो अपवर्तनांक होता है वो 3/2 होता है या 1.5 होता है। ये यूनिट लेस होता है, इसी कोई भी यू का ये जो इसका मात्रक होता है वो कोई यूनिट होता नहीं है ना, कोई मात्रक नहीं होता। और जिसके साथ सापेक्ष शब्द लगा होता है, जिसके साथ सापेक्ष शब्द लगा होता है वो ऑलवेज रिस्पेक्ट टू का मतलब क्या होता है, वो नीचे रहेगा। जिसके रिस्पेक्ट में बात की जाएगी वो नीचे होगा। नीचे का मतलब डिनोमिनेटर पार्ट में होगा यानी हर में होगा। यानी ANG को यदि आप ब्रेक करोगे तो इसका मतलब है NG/NA। देखो हमने वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बोला था, तो वायु नीचे है कि नहीं, एयर नीचे है, हर में है कि नहीं, और जिसके रिस्पेक्ट में बात नहीं की गई है वो ऊपर होगा यानी अंश में होगा यानी नोमिनेटर में होगा। तो ANG को आप जब भी आपको जरूरत पड़ेगी इस तरह से ब्रेक कर सकते हो, NG/NA। ओके, तो किसी का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यदि आपको दिया गया है, फॉर एग्जांपल के लिए यदि हमने ANW इज इक्वल टू 4/3 या 1.33 लिखा है, तो इस बात का मतलब है यदि कह रहा है कि कांच का अपवर्तनांक 4/3 है, यदि कह रहा है कि कांच का अपवर्तनांक 4/3 है, तो इस बात का क्या मतलब है कि वायु के सापेक्ष, वायु के रिस्पेक्ट में जो ग्लास होगा, सॉरी जो वाटर होगा, उसका अपवर्तनांक कितना है, 1.33 है। अब इस बात का क्या मतलब था, तो मैं पिछले वीडियो में आपको बताया था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो यदि 1.33 है या 4/3 है, इस बात का ये मतलब है कि लाइट यदि एयर में जितनी स्पीड से आ रही होगी, जब वो वाटर के अंदर इंसिडेंट होगी, पड़ेगी, जाएगी, तो वो अपने एक्चुअल स्पीड का 4/3 टाइम्स 4/3 गुना कम कर देगा वाटर के अंदर उसी लाइट की स्पीड को, वाटर। ठीक है, तो ये थी निरपेक्ष अपवर्तनांक की परिभाषा। वायु के सापेक्ष किसी भी माध्यम के अपवर्तनांक को हम निरपेक्ष अपवर्तनांक कहेंगे। जैसे मैंने आपको बता दिया कि यदि ANG लिखा है तो इसे हम पढ़ेंगे वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, ANW लिखा है तो इस बात का मतलब वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक है। सिमिलरली दूसरे टाइप ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बात करते हैं, सापेक्ष अपवर्तनांक की हेडिंग लगाते हैं सापेक्ष अपवर्तनांक। लिखते हैं सापेक्ष अपवर्तनांक, इसको कहते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सापेक्ष अपवर्तनांक। ये सापेक्ष अपवर्तनांक का क्या मतलब है, तो बस जिस भी मीडियम का आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक ज्ञात कर रहे हो उसमें एयर को आप रिमूव कर दीजिए, एयर को छोड़ दीजिए, हवा के साथ किसी अदर मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप निकाल रहे हो एयर के रिस्पेक्ट में, उसमें एयर नहीं होनी चाहिए। दो डिफरेंट मीडियम्स का आपस में जो रिलेशनशिप होगा, जो संबंध होगा एक दूसरे के साथ, वो संबंध कहलाएगा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दैट मीन्स वायु के अलावा दो अलग अलग माध्यमों के अपवर्तनांकों, दो अलग अलग माध्यमों के अपवर्तनांकों में, दो अलग अलग माध्यमों के अपवर्तनांकों के अनुपात को
के अनुपात को सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। अब कहेंगे कि इसमें सापेक्ष शब्द आपने यहाँ भी लिखा है, इसमें किसे सापेक्ष समझा जाएगा? यदि दो डिफरेंट मीडियम की आप बात कर रहे हैं तो उसमें कौन वाला मीडियम सापेक्ष में समझा जाएगा, किसे नीचे रखा जाएगा, डिनोमिनेटर में किसे रखा जाएगा, हर में कौन होगा? तो जब क्वेश्चंस आपको देगा तो उसमें वो खुद ब खुद बताएगा। जैसे हम लिखते हैं WNG, हमने लिखा WNG, इसका हिंदी में मीनिंग्स क्या है, इस बात का अर्थ क्या है? इस बात का अर्थ है कि जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। जल वाटर कहते हैं अंग्रेजी में पानी को, इसलिए W से इंडिकेट करते हैं। N रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और G ग्लास यानी कांच है। तो WNG का मीनिंग का है कि हम जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का निकाल रहे हैं वो विथ रिस्पेक्ट टू वाटर है। कहेंगे इसे ब्रेक करिए, इसे ब्रेक करेंगे तो NG/NW बन जाएगा, NG/NW बनेगा। देखो सापेक्ष शब्द बोला था ना शुरू में, उसने कहा था कि जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो जिसके साथ सापेक्ष शब्द लगा होगा वो ऑलवेज डिनोमिनेटर पार्ट में होगा, हर में होगा, और जिसके साथ सापेक्ष शब्द रिस्पेक्टिव टर्म्स नहीं जुड़ा होगा वो नोमिनेटर में होगा यानी अंश में होगा। ठीक है, और इससे पहले यहाँ पे ए आप अप्लाई कर सकते हैं, एयर आप लिख सकते हैं। मान में कोई साइड इफेक्ट नहीं आएगा क्योंकि ए लिखने से जो एयर का, इसे पुनः ब्रेक करेंगे ना आप, ए लिखेंगे तो NG/NA करेंगे, NW/NA से कैंसिल आउट हो जाएगा। वैसे भी एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, तो 1 का डिवाइड करिए या 1 का मल्टीप्लाई करिए, किसी भी नंबर्स में कोई साइड इफेक्ट नहीं आता है। तो आप समझ गए होंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में जो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है तो कैसे डिफाइन करेंगे, बस उसमें एयर को आपको हटा देना है डेफिनेशन बताते समय। ठीक है, दो डिफरेंट मीडियम ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए WNG हो गया, ऐसे ही आप LNG लिख सकते हैं। LNG मतलब किसी द्रव का किसी कांच के सापेक्ष रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ठीक है, लिखेंगे प्रकाश की उत्क्रमणीयता, उत्क्रमणीयता, या कुछ जगहों पे इसे लिखा जाता है प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत, प्रकाश किरणों के उत्क्रमणीयता का सिद्धांत, ऐसे भी लिख सकते हैं प्रकाश किरणों के उत्क्रमणीयता का सिद्धांत, का सिद्धांत। इंग्लिश में इसे कहते हैं रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, या फिर इसी को आप प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट रेज भी कह सकते हैं। दोनों का मीनिंग सेम है। अब ये इंसिडेंट क्या है, ये घटना क्या है, तो आपको पता होगा व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिवर्स। घड़ी में भी होता है बैक गियर, रिवर्स गियर। बैक दैट मीन्स रिवर्स, रिवर्स मीन्स उल्टा करना, रिवर्स मीन्स क्या होता है, उल्टा करना, रिवर्स करना, उल्टा कर देना। उत्क्रम करना, पलट देना, उल्टा कर देना। सीधे जा रहा है उसे उल्टा कर देना, रिवर्स कर देना, बैक कर देना, सबका एक ही मीनिंग्स है। तो प्रकाश की उत्क्रमणीयता का मतलब लाइट यदि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, लाइट यदि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो ये लाइट में एक तरह की प्रॉपर्टीज़ है कि यदि उसके पाथ को चेंज कर दिया जाए, यदि उसके पाथ को हम चेंज कर दें, जो लाइट 1 से 2 में जा रही है, और यदि लाइट को हम 2 से डालें तो वो 1 से होके निकल जाएगी। तो समझते हैं ये क्या है, ये है क्या प्रकाश की उत्क्रमणीयता। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपको समझाते हैं, फिर इसकी डिफिनेशन लिखते हैं। तो समझिएगा, यदि ये मेरे पास कोई कांच है, लेट्स सपोज ये कांच है, ये मेरे पास एक कांच है इस तरह से, और यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रा करते हैं। ये कांच है, पूर्णतया ये कांच है, ऐसा समझिए ये कांच है, और ये एक नॉर्मल है, अभिलंब जिसे कहते हैं। ये लाइट आ रही है, लाइट एयर से आ रही है, और अंदर कांच है, दैट मीन्स ग्लास है, ये कांच है। और जब ये लाइट एयर से ग्लास में आएगी तो आपको पता है एयर रेयर मीडियम है और ग्लास डेंसर मीडियम है, और जब लाइट विरल माध्यम से सघन माध्यम में चलती है तो वो अभिलंब की तरफ बेंड हो जाती है। इसका रीजन हमने बताया था कि डिफरेंट मीडियम में लाइट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लाइट का जो स्पीड होती है वो डिफरेंट होती है, और अलग अलग रंगों का जो वेवलेंथ होता है वो भी डिफरेंट होता है। तो अलग अलग मीडियम में लाइट की स्पीड अलग अलग होने की वजह से ये लाइट सीधे ना जाके टुवर्ड्स द नॉर्मल यानी अभिलंब की तरफ मुड़ेगी, झुकेगी। तो ये जो एंगल बना है यहाँ पे, ये जो एंगल फॉर्म हुआ है इस नॉर्मल के साथ इस इंसिडेंट लाइट का, दैट इज आई, दिस इज नोन एज इंसिडेंट एंगल या एंगल ऑफ इंसिडेंट। और ये जो एंगल बनेगा यहाँ पे इसे कहते हैं रिफ्रैक्टिव एंगल, अपवर्तक कोण। जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसके मार्ग को यदि बदल दिया जाए, तो प्रकाश किरण जिस मार्ग से आई थी उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। प्रकाश के इसी गुड़िया घटना को प्रकाश की उत्क्रमणीयता कहते हैं। इसी गुड़िया घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश की उत्क्रमणीयता कहते हैं। डिफिनेशन कैसे राइट डाउन करेंगे, यहाँ लिख रहे हैं कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, दूसरे माध्यम में जाती है, तो यदि उसका मार्ग बदल दिया जाए, यदि उसका मार्ग बदल दिया जाए, तो यदि उसका मार्ग बदल दिया जाए तो
प्रकाश जिस मार्ग से या प्रकाश किरण जिस मार्ग से आई थी, जिस मार्ग से आई थी वापस उसी मार्ग से लौट जाती है, वापस उसी मार्ग से लौट जाती है। प्रकाश के इसी गुण को, प्रकाश के इसी गुण को प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता कहते हैं, उत्क्रमणीयता कहते हैं। डिफिनीशन रटना नहीं है, आपको मैं एक बार फिर से समझा रहा हूँ, डिफिनीशन आपको याद हो जाएगा। मैंने बोला कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाए, अब ये ज़्यादा दिमाग मत लगाना कि सर फर्स्ट मीडियम एयर है या कांच है, या फिर पहला माध्यम जो होगा वो सघन होना चाहिए या विरल होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। आप कुछ भी मान सकते हो, पहला माध्यम सघन या दूसरा सघन, पहला विरल, कुछ भी मान सकते हो, किसी को सघन किसी को विरल आप मान सकते हो। कह रहे जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो यदि उसका मार्ग बदल दिया जाए, किसका मार्ग, जो प्रकाश किरण है उसका मार्ग। कहेंगे कैसे, ये तो लाइट आएगी, शीशा तो यहीं रहेगा, अब प्रकाश किरण को शीशा में कैसे डालेंगे, तो भाई मेरे भाई ऐसा समझो, आपके पास एक मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स है, आपके पास एक वर्णी प्रकाश स्रोत का एक खिलौना है जिसे कहते हैं लेजर लाइट, जिसे क्या कहते हैं, लेजर लाइट। तो लेजर लाइट को आप पहले एयर से मान लीजिए इस ग्लास में एंट्री करा रहे थे, एयर से ग्लास में एंट्री करा रहे थे, लाइट लेजर लाइट एयर से ग्लास में आ रही थी। इसी परिस्थिति को आप उल्टा करिए, जो लाइट को आप एयर से ग्लास में एंट्री करा रहे थे, इस बार आप लेजर लाइट को ग्लास से एयर में भेजिए, ग्लास से एयर में भेजिए। तो आप तो लाइट जो डाल रहे हो इस सरफेस पर, उसका मीडियम ही तो बदल रहे हो। जो आप ऊपर से इधर की तरह ऊपर से डाल रहे थे, अब इस बार इधर से एंट्री कराएंगे लाइट को, है ना, इस मीडियम से यहाँ से डालेंगे, सघन माध्यम से विरल में जाएगी लाइट। तो आई होप कि आप समझ पा रहे हैं, प्रकाश के डालने की लाइट रेज को जो अपवर्तक पृष्ठ पर डालने की घटना है उसे हमें चेंज कर देना है, उसके पाथ को, ट्रैक को, उसके मार्ग को, उसके रास्ते को हमें बदल देना है, जिससे ऑटोमेटिक जो इंसिडेंट एंगल है वो रिफ्रैक्टेड एंगल बन जाएगा और जो रिफ्रैक्टेड एंगल है वो इंसिडेंट एंगल बन जाएगा। तो ये थी डिफिनीशन कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो यदि उसका मार्ग बदल दिया जाए, यदि उसका मार्ग बदल दिया जाए तो प्रकाश किरण जिस मार्ग से आई थी वापस उसी मार्ग से लौट के चली जाती है। ठीक है, अच्छा जी।